नमस्कार। आज मैं फिर आपको उसी दौर की एक और अपराध की घटना बताऊंगा। उसी दौर का मेरा आशय आप समझ गए होंगे, जब अपराध और अपराधी चरम पर थे। पुलिस के पास संसाधन नहीं थे, पब्लिक के पास भी कोई संसाधन नहीं थे। हमारा जो मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन का तरीका है, उससे संबंधित कोई भी चीज़ पुलिस के पास उपलब्ध नहीं थी। आज का वाक़या है 6 अगस्त 1997। जिला है लखनऊ, थाना है कृष्णानगर। मोहल्ला मेहंदी खेड़ा है, जो चौकी मानक नगर में उस वक्त में लगता था। अब मानक नगर नया थाना, फुल फ्लेज थाना बन गया है। चौकी मानक नगर, जो कृष्णानगर थाने की चौकी हुआ करती थी, वहां पर कुछ महिलाओं ने आकर चौकी इंचार्ज को ये बताया कि हमारे मोहल्ले में पिछले कई दिनों से एक आवारा लड़की घूम रही है। वो लड़की हम लोगों के बच्चों को बर्बाद कर रही है। उसको हम लोगों ने मेहंदी खेड़ा की जो पुरानी रेलवे कॉलोनी है, जो अब गैराबाद रेलवे कॉलोनी जिसको कहते हैं, उसमें लोग रहते नहीं हैं, वहाँ वो मेरे लड़के को, हमारे बच्चों को बर्बाद कर रही थी। हम लोगों ने पकड़ लिया और वो वहीं पर मौजूद है। चूँकि दरवाजे खिड़की उसमें नहीं हैं, उस कॉलोनी के उस कमरे में, लिहाजा वहाँ पे भी 4-6 महिलाएं उसको रोक कर खड़ी हुई हैं। और जल्दी से आप फोर्स वहाँ भेजकर उस महिला को वहाँ से पकड़वाइए और उसे जेल भिजवाइए। चौकी इंचार्ज ने तुरंत थाना कृष्णानगर को वायरलेस करके फ़ोन किया, क्योंकि चौकी पे महिला कांस्टेबल नहीं थी। उन्होंने कहा कि 2 महिला कांस्टेबल के साथ एक सब इंस्पेक्टर फ़ौरन मेहंदी खेड़ा के फलां रेलवे कॉलोनी में भेज दी जाएं। वहाँ पर कोई लड़की है जिसकी शिकायत यहाँ तमाम महिलाएं चौकी पर लेकर आई हैं। इनका कहना है कि वो सागर पेशा टाइप की लड़की है और बच्चों को बर्बाद कर रही है। जाकर उसे वहाँ से ले आइए और देखिए कि क्या मामला है, इन औरतों की क्या शिकायत है। थाना कृष्णानगर ने फौरन 2 महिला कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर के साथ थाने की जीप मौके के लिए रवाना कर दी। यहाँ चौकी पे जो महिलाएं थीं, उनको चौकी इंचार्ज ने बताया कि आप लोग भी चली जाइए वहाँ पर। वहाँ थाने की जीप, 2 महिला कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर जा रहे हैं। हम लड़की को बुलाकर यहाँ पूछ लेते हैं कि माजरा क्या है। आप लोग भी उसके साथ ही साथ यहाँ आइए, फिर मुझे बताइए कि आपको क्या शिकायत है। आपकी शिकायत का निस्तारण मैं करूँगा। महिला कांस्टेबल और थाने के एक दरोगा जी वहाँ मौके पर पहुँचे। काफ़ी संख्या में, एक बिना खिड़की दरवाजे का जो रेलवे का पुराना क्वार्टर होता है, वहाँ पर कुछ महिलाएं एक कमरे के बाहर खड़ी हुई थीं। जो इस तरह के रेलवे की प्रॉपर्टी है, इसको एबेंडॉन्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। पुरानी इस्तेमाली प्रॉपर्टी जब रहने लायक नहीं रहती, तो उसमें रेलवे बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में एबेंडॉन्ड लिख देता है। आप भी जब कभी रेल यात्रा पर जाइएगा, अब से उसका ध्यान रखिएगा। रेलवे लाइन के अगल बगल तमाम ऐसी पुरानी इमारतों में बड़े बड़े से बड़े बड़े अक्षरों में एबेंडॉन्ड लिखा रहता है। उसका मतलब ये है कि अब रेलवेज के इस्तेमाल लायक ये बिल्डिंग या घर या कॉलोनी या और दूसरे और जो उनके स्ट्रक्चर होते हैं, वो रेलवे के इस्तेमाल लायक नहीं हैं। दे आर नो लॉन्गर इन यूज़। इसीलिए या तो खिड़की दरवाजे उसके जो संबंधित ठेकेदार हैं उठा ले जाते हैं, या आसपास के कॉलोनी के लोग, जब वो एबेंडॉन डिक्लेयर हो जाती है, तो उसके खिड़की दरवाजे और बाकी सामान जो उखाड़ कर ले जाने लायक हैं वो ले जाते हैं। आपकी नज़र जब ऐसी प्रॉपर्टी पर रेलवे के पड़ेगी, तो आप भी देखिएगा उसमें कोई खिड़की दरवाजे नहीं होंगे। बड़े बड़े बोर्ड लेटर्स पे लिखा होगा एबेंडॉन। जब वहाँ पुलिस, महिला कांस्टेबल के साथ पुलिस की जीप पहुंची, तो देखा कुछ महिलाएं एक क्वार्टर के, इसी तरह बेंडान क्वार्टर के बाहर भीड़ जमा करके चिल्ला रही थीं। महिला कांस्टेबल उतरी, दरोगा जी के साथ भीतर गई। कमरे में झांक कर देखा कि एक अच्छी सी लड़की, अच्छा पहनावा पहने हुए, हरे रंग की सलवार सूट और लाल रंग का दुपट्टा फर्श पर गिरी हुई है। उसके माथे से खून निकल रहा है। दोनों महिला कांस्टेबल उसके पास जब गई, उसने लड़की ने महिला कांस्टेबल्स को देखा, तो वो उससे लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। महिला कांस्टेबल ने पूछा, ये चोट तुमको कैसे लगी? उस लड़की ने बाहर खड़ी महिलाओं की तरफ इशारा करके बताया कि इन लोगों की वजह से, या इन लोगों ने मारा है।
जैसे ही उसने महिलाओं की तरफ इशारा किया, महिलाओं की ये भीड़ 2 मिनट के भीतर वहाँ से छँट गई, वो लोग वहाँ से चली गईं, क्योंकि लड़की ने ये बताया था कि इन्हीं लोगों की वजह से मुझे चोट लगी है। महिला कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर ने उस लड़की को पुलिस की जीप पर बिठा लिया। वायरलेस से इंस्पेक्टर कृष्णा नगर और चौकी इंचार्ज मानक नगर को बताया कि लड़की को चोट लगी है, खून निकल रहा है, इसकी दवा इलाज करके पट्टी कराकर तब मैं इसे लेके चौकी पर आऊँगी। वहाँ से वो गाड़ी उसको ले गई मानक नगर रेलवे स्टेशन के सामने की तरफ एक डॉक्टर की दुकान है, छोटे मोटे नर्सिंग होम की शक्ल में है, उनके पास ले गई। डॉक्टर साहब मौजूद थे। उनको बताया कि इस तरह से ये लड़की मिली है, इसके सिर में चोट है, ज़रा देखिए इसका अगर दवा पट्टी लायक है या कोई गंभीर बात है तो बताइए, इसको यहीं से हम लोग अस्पताल ले जाएंगे। जो डॉक्टर वहाँ थे, पहले उन्होंने चोट को देखा, फिर अपनी नर्स को बुलाया और उससे कहा कि देखो, इसको चोट तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ब्लड निकल रहा है, सुपरफिशियल चोट है, कट का निशान है, इसकी दवा पट्टी कर दो और अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट ज़रूर कर देना। और दूसरा ये ध्यान रखना कि ये लड़की मेंटल ट्रॉमा में है, तो इससे बातचीत करती रहो, ढाढ़स बंधाती रहो और आवश्यक हो तो इसको चाय और बिस्कुट भी खिला दो। थोड़ा ये ट्रॉमा इसका कम होगा तो हो सकता है ये कुछ बताए आपको, क्योंकि चोट इसकी फैटल नहीं है, ऊपर की चोट है, सुपरफिशियल चोट है। लेडी कांस्टेबल ने कहा कि डॉक्टर साहब जो करना हो जल्दी करिएगा, इस लड़की को लेके हमें मानक नगर चौकी पर पहुंचना है। नर्स ने उसका चेहरा साफ़ किया, डिसइंफेक्ट किया, जो वो लोग लगाते हैं, डिटॉल इत्यादि जो भी है। उसके बाद माथे पे जो चोट थी उसको साफ़ करके अच्छी तरह से उसमें पट्टी लगा दी और सिर पे एक जगह चोट थी, उस जगह के बाल काट के वहाँ पे भी पट्टी उन्होंने बांध दी। और चूँकि बाल की वजह से वो चोटों पर उसके असर हो रहा था, पट्टी पे असर होता, बाल को पूरा पीछे करके एक रबर बैंड से उस बाल को बांध दिया। बिना चप्पल की थी, वो नंगे पैर थी, तो उसी नर्स ने अस्पताल की एक इस्तेमाली चप्पल डॉक्टर से पूछ के उसको पहना दी। जब वो भीतर से ड्रेसिंग वेसिंग करके ले आई 20-25 मिनट बाद, तो लेडी कांस्टेबल्स ने नर्स से पूछा कि सिस्टर, ये तो देखने में बड़ी सुंदर लग रही है, आपने ऐसा क्या कर दिया 10 मिनट में? सिस्टर ने कहा कि आपको एक एडवाइस है, पहले तो ये कि इस लड़की का पूरा मेडिकल चेकअप तुरंत करा दीजिएगा, क्योंकि इसके साथ बहुत जाती हुई है, इसके शरीर के साथ बहुत जाती हुई है, जबकि पहनावे और शक्ल सूरत से और बातचीत में ये किसी अच्छे घर की लग रही है। महिला कांस्टेबल्स ने उसको गाड़ी पर बिठाया, वो लगातार रो रही थी। चौकी पर पहुंच के चौकी इंचार्ज को बताया कि देखिए, हमारे भी समझ में सर पूरी बात आ गई है कि ये जो महिलाएं वहाँ गई थीं, उन्होंने इसको पत्थरों से मारा है। जब ये बेहोश होकर गिर गई है, तब वो पेशबंदी में यहाँ आई हैं कि हमारे लड़कों को बर्बाद कर रही है, इसको जेल भेजिए। इनको लगा होगा कि ये चोट खा गई है, ऐसा ना हो मर जाए, हमारे ऊपर सब बात आए, इसलिए भाग के पुलिस चौकी आके उन्होंने पूरी बात बताई है। महिला कांस्टेबल्स ने गाड़ी थाने पर भेज दी। नर्स ने यह भी बताया था कि इसने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। चाय बिस्कुट तो मैं अभी खिला देती हूँ इसे, लेकिन इसको ले जाके पहले भरपेट खाना खिलाइए। कई दिन से सोई नहीं है, इसे सुला दीजिए। कुछ उन्होंने टेबलेट्स दी आराम के लिए, बोले थोड़ी देर ये सो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। लड़की में कोई ऐसी दिक्कत मुझे लगती नहीं है कि ये मानसिक रोग है, विक्षिप्त है, ऐसा कुछ लगता नहीं है। हो सकता है इसकी कोई हिस्ट्री मानसिक रोग की रही हो। महिला कांस्टेबल्स ने चौकी पर पहुंच के थाने पर गाड़ी को भेज दिया, थाने की गाड़ी को, बाहर से खाना मंगवाया और उसको खाना खिलाया। खाना उसने जब खाना शुरू किया, धीरे धीरे करके महिला कांस्टेबल पुचकार के उससे पूछ रही थी। थोड़ा खाना खाने के बाद उसने बताया, वो रो रही थी, मुस्तकिल रो रही थी। उसने कहा कि साहब, पिछले 10 दिन से मेरे साथ मोहल्ले के लड़के रोज़ बलात्कार करते हैं। कितने लड़कों ने बलात्कार किया ये भी मुझे गिनती याद नहीं है। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। इतनी पीड़ा मैंने सही है इस 10-12 दिन में कि मुझे मेरे माँ बाप का नाम और अपने घर का पता भी भूल गया है। इतना पता है कि मेरे पिता टीटी हैं और मेरी भाभी एक कानपुर में रहती हैं। बाकी सब रोज़ रोज़ के इस प्रताड़ना से, रोज़ रोज़ के इस दरिंदगी से मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। चौकी इंचार्ज भी ये बात सुन रहे थे। चौकी इंचार्ज को समझने में देर नहीं लगी, खून उनका खौल गया। उन्होंने लेडी कांस्टेबल से कहा कि आप लोग अभी कहीं मत जाइएगा,
मैं इंस्पेक्टर कृष्णानगर को बता देता हूँ, आप इसको अच्छी तरह से खाना खिला के भीतर से एक चद्दर लेके ही बरामदे में सुला दीजिए। ये थोड़ा सा सो जाए, तब तक मैं मोहल्ले में जाता हूँ कि वो जो महिलाएं आई थीं उनके किस लड़के को इसने बर्बाद किया है। मेरी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है। चौकी इंचार्ज गुस्से में वहाँ से अपनी मोटरसाइकिल लेकर उस मोहल्ले में चले गए। 2 सिपाही भी अपने साथ ले गए और बातचीत करते करते करीब 2 घंटे बाद एक टेम्पो पर 4 महिलाएं और 2 पुरुषों को लाद कर चौकी पर ले आए। देखा कि वो सो रही है और महिला कांस्टेबल्स उसके बगल में बैठी हुई हैं। बता रही हैं कि साहब ज़रूर कोई बात है, क्योंकि इतनी गहरी नींद में भी ये चिहुक रही है, बार बार हाथ पैर इसके हिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इसको सोने दो। ये जो 4 महिलाएं आई हैं ज़रा इनसे पूछताछ करो, तब तक मैं इन दोनों को पीछे ले जाता हूँ। अभी सारी बात का पता लग जाएगा कि ये लड़की कौन है और इन सब ने इसके साथ क्या किया है। फिर उन्होंने कहा कि जो ये आई थी महिलाएं, ज़रा इनसे पूछो कि इनके लड़कों को बर्बाद कर रही थी। इसके पास एक नया पैसा नहीं है, कोई बैग या कोई झोला नहीं है। ये बर्बाद करने के लिए अगर वहाँ रुकी हुई थी तो कम से कम पैसे इसके पास निकलने चाहिए थे। इसके पास एक नया पैसा नहीं है। इसका मतलब ये महिलाएं कुछ दूसरी तरह की बातें कर रही थीं, बात कुछ और है। गुस्से में चौकी इंचार्ज वो उन दोनों को, लड़कों को पीछे ले गए और बिना किसी भूमिका के उनसे श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू कर दी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस तरह के सीटियाबाज, लड़कीबाज और जो इस तरह के अय्याश लोग हैं, वो पुलिस की श्रेणीबद्ध पूछताछ में बहुत देर नहीं टिकते हैं। और हुआ भी वही। आधे पौन घंटे में उन दोनों ने तोते की तरह सारी बातें बताईं। महिलाओं से जो बातचीत लेडी कांस्टेबल्स ने की थी उसको भी जोड़ा चौकी इंचार्ज ने, और पूरी बात उसके एकदम मानस पटल पर क्लियर हो गई कि क्या हुआ होगा। फिर उसने बताया, उसने ये बताया कि करीब 10-12 दिन पहले ये लड़की मानक नगर रेलवे स्टेशन पर हाथ में स्कूल के पानी जैसी की बोतल जो होती है वो लेके, थोड़ा डिब्बे से दूर था नल, वहाँ पर पानी लेने के लिए निकली। रात के करीब 9 बज रहे थे। कौन सी गाड़ी थी ये क्लियर नहीं हो पाया। वो नल के पास तक पहुँचती उसके पहले ही वो फिसल कर गिर गई। पानी वहाँ बहुत था, वो फिसल कर गिर गई। हाथ में उसके पानी की वो स्कूल वाली बोतल थी। लोगों ने दौड़ के तुरंत उसे उठाया। जब तक वो उठाते, उसको पानी के बाहर कंफर्ट जोन तक ले जाते, तब तक गाड़ी चल दी। इसी बीच में उस लड़की को मिर्गी के दौरे आ गए। किसी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे ढेर सारे पैसेंजर्स उसके पास आए। किसी ने उसके मुंह पर पानी छिड़का, किसी ने, महिलाएं थीं उसमें तमाम, उन्होंने हाथ और तलवे में थोड़ी गर्मी पैदा करने के लिए उसे रगड़ा। कुछ महिलाओं ने अपनी चप्पल और कुछ पुरुषों के जूते उसको सूंघाए। ऐसा माना जाता है, आजकल नहीं, उस ज़माने में ये बहुत चलन था कि किसी को मिर्गी का दौरा आ जाए तो उसे जूता सूंघा दीजिए, उसकी मिर्गी का दौरा ख़त्म हो जाता है। हालांकि ये मिथ है, इसका कोई मेडिकल आधार नहीं है, लेकिन आज भी ये ग्रामीण अंचल में प्रचलन में है। वो ठीक हो गई। उसके बाद उसे बेंच में लिटा दिया गया। लोगों ने बड़ी कोशिश की ये जानने के लिए कि कौन लोग हैं, हम खबर कर देंगे, अभी आरपीएफ को बता देंगे, जीआरपी को बता देंगे, इनके साथ जो लोग भी थे वो उनको खबर हो जाएगी कि यहाँ पर ये सुरक्षित है। बेचारे परेशान हो रहे होंगे, लौट के आ जाएं, अपनी बच्ची को ले जाएं। लड़की की उम्र कोई 20-21 साल रही होगी। यात्रियों ने उसे बेंच पे बिठा दिया, फिर उनकी गाड़ी आई होगी, वो चले गए होंगे। बेंच पर ये समझ के बिठाया वहाँ जो लोग थे अगली गाड़ी के इंतज़ार में कि इसको यहीं लिटा दो, और हो सकता है अभी घंटे 2 घंटे में ये जिनके साथ थी वो अगले स्टेशन पे उतर के किसी गाड़ी से इसको ढूंढते हुए आ जाएं। सवेरे तक कोई नहीं आया। जब वहाँ कोई नहीं आया तो स्टेशन के अगल बगल जिन लोगों को मानक नगर का आइडिया है, आप दिल्ली से कभी आएँ, कानपुर की तरफ से कभी आएँ या जाएँ, तो आलमबाग यानी चारबाग रेलवे स्टेशन के बाद पहला जो स्टेशन है जहाँ पर ज़्यादातर गाड़ियाँ रुकती हैं वो मानक नगर है। आलमनगर के बाद मानक नगर। मानक नगर के आसपास बहुत ढेर सारी रेलवे कॉलोनीज़ बनी हुई हैं, बहुत पुराने ज़माने की बनी हुई हैं, और वहाँ आसपास घना मोहल्ला भी हो गया है। वहाँ लड़के सवेरे शाम जो आवारा किस्म के हैं वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर आते हैं, घूमते हैं, और कभी कभी
सवेरे का जो उनके कार्यक्रम है शौच क्रिया का, वो प्लेटफॉर्म के ही जो शौचालय हैं उसमें वो अपना संपादित करते हैं। ऐसे आवारा लड़कों की नज़र उस पर पड़ गई। वो बेंच पर बैठ के शायद किसी का इंतज़ार कर रही थी। धीरे धीरे करके एक दो आए, उसके बेंच पे बैठे, उससे पूछने की कोशिश की। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उनको लगा कि मौका बहुत अच्छा है। उसको किसी बहाने से वहाँ ये लड़के थे स्लीपर ग्राउंड रेलवे कॉलोनी के, मानक नगर के पास ही है स्लीपर ग्राउंड रेलवे कॉलोनी। ये वहाँ से उसको अपने साथ ले गए और वहीं स्लीपर ग्राउंड कॉलोनी में, रेलवे कॉलोनी में किसी छत पर 4 लड़कों ने बारी बारी इसके साथ बलात्कार किया। इस बीच में कॉलोनी वालों को कुछ भनक लग गई कि कोई लड़की आई है, लड़के उसके साथ व्यभिचार कर रहे हैं। उन्होंने हल्ला मचाया तो वो लड़के उसको लेके दूसरे मोहल्ले में चले गए, पास के मोहल्ले में। इस तरह से वो 10 दिनों तक श्यामनगर, समर विहार, मेहंदी खेड़ा, कनौसी और आरडीएसओ कॉलोनी में अलग अलग, ये सब रेलवे के आसपास के रेलवे इस्टेब्लिशमेंट के की कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पर ये अलग अलग जगह ले जाकर कभी गोदाम में, कभी कहीं पर इसके साथ बलात्कार करते रहे। कभी उसको खाना देने के बहाने और कभी उसको उसके घर पहुंचाने के बहाने, जिसको हाथ लग जाती थी वो हाथ साफ करता रहा। जहाँ जहाँ मोहल्ले की लड़कियां या औरतें, महिलाओं को पता लगता था, वो फ़ौरन हल्ला करके वहाँ से इसको भगा दिया करती थी, लेकिन लड़के पीछा करके उसे कहीं और ले जाते थे। जब आसपास की रेलवे कॉलोनीज़ को ये पता लग गया कि एक लड़की को यहाँ घूम रही है, तो उन्होंने भी पूछताछ शुरू की। लड़कों को पता लगा कि अब कॉलोनी में कहीं जाएंगे, किसी मकान में खाली भले तो हो सकता है औरतें उनके साथ दुर्व्यवहार करें। वो उसको मानक नगर के रेलवे यार्ड में खड़ी हुई खाली यात्री गाड़ियों के डिब्बे में ले गए और फिर उसके साथ बलात्कार करते रहे। हद तब हो गई जब आरपीएफ के गश्ती के सिपाही, उनको किसी ने बताया कि साहब वहाँ देखिए रेलवे के खाली डिब्बों में जो यार्ड में खड़ी हैं उसमें क्या हो रहा है। दोनों सिपाही वहाँ पहुँचे। वहाँ उन्हें 3-4 लड़के भी मिले। लड़कों को मार पीट के भगा दिया, लेकिन उन दोनों आरपीएफ के सिपाहियों ने भी लड़की के साथ मुंह काला किया। चौकी इंचार्ज ने पूरी तफसील से ये बात सुनी, उसको सारे प्रकरण को एक साथ जोड़ा, कड़ी से कड़ी जोड़ी, महिलाओं की और उन 2 लड़कों की बात की तो उसे समझ में आ गया कि बहुत ही बीभत्स प्रकरण है। 10-12 दिन तक लगातार एक लड़की के साथ दरिंदगी होती रही। लड़की को जगाया गया। अब उसके करीब 3-4 घंटे हो गए थे। ये कहा गया कि इसको जगाइए, इन 2-3 लड़कों को इन 2 लड़कों को पहचाने। वो उठी, वो उसने पहचान लिया। महिलाओं को भी उसने पहचान लिया कि किन किन लोगों ने उसे पत्थरों से, ईंटों से मारा था। चौकी इंचार्ज ने फ़ौरन सबसे कहा कि पहला काम ये करिए, इसको बलरामपुर हॉस्पिटल ले जाके लड़की का मेडिकल कराइए। और तब तक मैं फिर जा रहा हूँ उसी कॉलोनी में, जहाँ जहाँ का इन लोगों ने बताया है, कनौसी का, आरडीएसओ कॉलोनी का, श्यामनगर का और मेहंदी खेड़ा का, वहाँ उन लड़कों की तलाश करके मैं आता हूँ। गुस्से में फिर चौकी इंचार्ज वहाँ गए, लेकिन 2 लड़के ही सिर्फ मिल पाए। बाकी लड़के सब, पहले से जो लड़के आए हुए थे, इनके आने की वजह से बाकी लड़के सब मोहल्ला छोड़ के भाग गए। जब वो थोड़ी अब ठीक हो गई, अगल बगल उसने प्रोटेक्शन का माहौल देखा, महिला कांस्टेबल, चौकी, थाना की बिल्डिंग देखी, गाड़ियाँ देखी, वायरलेस की आवाज़ सुनी, तो उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई। अब वो साफ साफ अपने माँ, भाभी और पिता का नाम बताने लगी, लेकिन अभी भी इतनी ठीक नहीं हुई थी कि वो अपने घर का पता बता सके। इसी बीच में जब वो मेडिकल के लिए गई, तो आपको मैं बता चुका हूँ लखनऊ में कि कुछ पत्रकार वो सवेरे से ही मेडिकल किसका हो रहा है वहाँ आ जाते हैं, चोट, मारपीट, इन सब के चक्कर में। और कुछ पत्रकार पोस्टमार्टम हाउस में मुस्तकिल जमे रहते हैं, कौन सी बॉडी आ रही है, कहाँ से आ रही है, क्या प्रकरण है, थाने से पूछ के अपनी स्टोरी बना के भेजा करते हैं। जब ये मेडिकल कराने गई, थाने की फोर्स साथ में गई, तो वहाँ भी लोगों को पता लग गया। अखबार वालों की भीड़ मानक नगर चौकी पर लग गई। महिला से, उस लड़की से सब लोगों ने बातचीत की और अगले दिन यानी 7 अगस्त 97 को सारे अखबारों में
इस लड़की के साथ हुई दरिंदगी, अमानवीय हरकत और ख़राब से ख़राब शब्द का इस्तेमाल करके खबर छापी गई। अपनी बेटी को ढूंढ रहे माँ बाप, उनको भी इस खबर का पता लग गया। अगले दिन वो थाना कृष्णा नगर आ गए। उनको बताया गया कि लड़की का मेडिकल करा के हम लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से उसे नारी निकेतन भेज दिया है। आप चाहें तो नारी निकेतन जाकर उससे बात कर सकते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर ने, चौकी इंचार्ज ने कोशिश की कि वो एफआईआर लिखा दें। उन्होंने कहा पहले हम अपनी बेटी से बात करेंगे। नारी निकेतन गए, लड़की बिल्कुल ठीक हो गई थी और अपनी लड़की को लेकर वो जाने लगे। फिर से उन्हें थाने पर लाया गया कि साहब इतना आपकी बेटी के साथ, बच्ची के साथ इतना बुरा हुआ है, आप एक एफआईआर लिखा दीजिए। मुलजिम हमने पकड़ लिए हैं, हम और मुलजिमों को पकड़ेंगे और हम इन्हें जेल भेजेंगे, इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। माँ बाप ने साफ मना कर दिया कि साहब जो हो गया वो हो गया, अखबारों में निकल गया, अच्छा ये था कि उसमें नाम पता नहीं है, नहीं तो हम तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल न रहते। उन्होंने बताया कि वो लोग मिर्गी का इलाज कराने के लिए वहाँ से आए थे और रास्ते में ये कब पानी लेने के लिए उतर गई हम समझ नहीं पाए। अगले स्टेशन तक हम इसको अलग अलग डिब्बों में तलाशते रहे स्टेशन पे उतर कर, लेकिन हमें पता नहीं लगा। हम लोग बहुत परेशान थे। हमीरपुर में जाके इन्होंने वहाँ जीआरपी वालों को बताया था कि मेरे साथ इस हुलिया की लड़की थी जो कहीं मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। वहाँ उन लोगों ने इनको समझाया कि लड़की है, बालिग है, चली गई होगी किसी के साथ, आ जाएगी, परेशान मत होइए। जब कोई मुकदमा लिखाने को माँ बाप तैयार नहीं हुए और अखबारों में इतना छप चुका था, तो चौकी इंचार्ज ने मेहंदी खेड़ा के ही एक आदमी से एक मुकदमा लिखवा दिया, एक एफआईआर करवा दी और उन 4 लड़कों को जेल भेज दिया, क्योंकि मेडिकल में और जो चीज़ें आई थीं वो बड़ी विभत्स थीं। उसके साथ बहुत विभत्स रूप से बलात्कार किया गया था, इसलिए उनको जेल भेज दिया गया। आज की घटना इतनी खराब थी, इतनी दर्दनाक थी, इतनी निंदनीय थी, इतनी विभत्स थी कि बताने में भी शर्म आ रही थी, आवाज़ कांपने लगती थी। मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना, अमानवीय घटना ऐसी थी कि शैतान को भी शर्म आ जाएगी। जरा सोचिए कि 10 दिन तक 6-7 मोहल्ले के कॉलोनी वासियों की जानकारी में ये सब होता रहा। हजारों लोगों की जानकारी में आया कि कोई लड़की यहाँ है जिसके साथ मोहल्ले के लड़के बार बार दरिंदगी कर रहे हैं, लेकिन कोई आगे नहीं आया। किसी ने पुलिस को सूचना नहीं दी, समाज का कोई जिम्मेदार आगे नहीं आया और उस पर महिलाओं का तुर्रा ये कि साहब इसको बंद करिए, लड़कों को बर्बाद कर रही है, फ़ौरन चलिए उसे जेल भेजिए, हमारे लड़कों को बर्बाद कर रही है। आज की इस घटना की उस लड़की के बारे में कुछ भी बताना उचित नहीं है, पीड़िता है वो। बस इतना आपको मैंने ये जो बताया कि वो हमीरपुर की रहने वाली थी, माँ बाप उसकी मिर्गी का इलाज कराने यहाँ आए थे। बीच में वो कब उतर गई, कहाँ चली गई, उनको भी पता नहीं था। अब आप सोचिए उस वक्त की बात। किसी ने करिए लिखा है कि खाली आप उस वक्त कहा करिए या उस ज़माने को कहा करिए, हम लोग समझ जाएंगे, बहुत डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है। 97 की घटना है। कि उस समय अपराधी अपने चरम पर थे, लोगों को कानून का भय नहीं था। आज के समय में ये घटना अगर हुई होती तो इसकी वीडियो पहले दिन ही वायरल हो गई होती। इस तरह की घटनाएं आज की तारीख में नगण्य हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही हैं, लेकिन नगण्य हैं। आप सोचिए, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रेलवे स्टेशन के आसपास, क्योंकि वहाँ आरपीएफ का जुरिस्डिक्शन लगता है, जीआरपी का जुरिस्डिक्शन लगता है, उसके बाद जिला पुलिस है। सुरक्षा के इतने ताम झाम के बाद भी 10 दिन तक एक लड़की के साथ अमानवीय, निंदनीय, विभत्स घटना होती रही। अब जरा ये भी सोचिए
कि मुकदमे का क्या हुआ होगा। कोई पैरवी करने वाला नहीं था। वो एक चौकी इंचार्ज जिसने, मैं उसको बार बार बधाई देता हूँ, मेरी भी जब जानकारी में आए तो उसको सभी अधिकारियों ने, एसपी सिटी ने, सब ने बधाई दी कि तुमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अपना काम किया और कम से कम सही बात तो पता लगी। तुम भी अगर उसको टाल देते, किसी गाड़ी में बिठा के छोड़ देते तो उसके साथ जाने क्या होता। जब तक वो चौकी इंचार्ज अपनी चौकी पर रहा, इस मुकदमे की पैरवी करता रहा। उसके जाने के बाद अब आप खुद अंदाज लगाइए कि उस मुकदमे के ट्रायल का क्या हश्र हुआ होगा। आप खुद ही समझ लीजिए कि जिसकी पैरवी करने वाला नहीं कोई, माँ बाप नहीं, माँ बाप तो छिपा रहे थे कि जाने दीजिए, जो हुआ हुआ, लड़की की शादी करनी है, मिर्गी का इलाज करने के बाद इसकी हम शादी करेंगे। माँ बाप पैरवी करने वाले नहीं। समाज का ये हाल कि हजारों लोगों की जानकारी में घटना पर क्षोभ सबने व्यक्त किया। अखबारों में इत्तेफाक से इस घटना के अखबार की एक कटिंग मेरे हाथ लग गई है और आज मैं उसको कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर रहा हूँ। और एक बार फिर आप लोगों से अनुरोध करूँगा, इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि इसमें इस्तेमाल कुछ शब्द जिनका मैं उच्चारण नहीं कर पाऊँगा, इतनी खराब तरीके से घटी हुई ये घटना थी। आप उस पेपर कटिंग को पढ़ेंगे तो आपको उस ज़माने का एहसास अपने आप हो जाएगा। क्या ज़माना था, क्या कालखंड था, क्या टाइम पीरियड था, क्या टाइम स्लॉट था, और वो घटना कैसे घटी, क्यों घटी, लोगों का क्या रिएक्शन था। जब ये जान लीजिएगा तो हमें अपनी बात मेरे मेल आईडी पर ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर से मैं आपको अपनी मेल आईडी रिपीट कर दूं, rajeshpande61@gmail.com, RAJESHPANDEY61@gmail.com। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर हमें मेल पर ये बताएंगे। उस कालखंड को सोच के, इस घटना का विचार करके, इस घटना के बारे में सोच के कि क्या हुआ होगा और लोगों ने बर्दाश्त कैसे किया, कोई सामने क्यों नहीं आया, क्यों किसी ने सही बात नहीं बताई, क्यों किसी ने उसकी मदद नहीं की। आपके सामने सब चीज़ें खुद ब खुद आपके मानस पटल पर अंकित हो जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।